हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लेके आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है। तो भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ना है और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हमें उच्च पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ना है, पठार के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी या पठार पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उससे पहले आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, विश्व का जितना जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.42% जो है क्षेत्रफल वो है हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% के बराबर है। ठीक है। और क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वां स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर जो है हमारा वो है रूस। और सेकंड स्थान पर है कनाडा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, आगे देखते हैं। जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2135 मीटर या उससे अधिक है। 2035 मीटर या उससे अधिक है। देश का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर या उससे अधिक है। ठीक है। और उच्च पहाड़ी वाली जो क्षेत्रफल है, उस उच्च पहाड़ी वाली पहाड़ियाँ जो है उनका जो परसेंटेज है वो है 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। और इनकी ऊंचाई जो है 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर तक है ऊंचाई पहाड़ी वाली की। यानी कि 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर की ऊंचाई वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है। वो पहाड़ियाँ जो भूभाग पर पाई जाती है वो फैली हुई है 18.6% भाग पर। और उच्च पर्वत श्रेणी जो पाई गई है वो पाई गई है 10.7% की भाग पर, और इसकी जो ऊंचाई है 2135 मीटर या उससे अधिक है। उसके बाद 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार हुआ है। 43% जो भाग है उस पे विस्तृत मैदान का विस्तार हुआ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक संरचना तथा उसके धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक संरचना और उसके धरातल के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। वो पहला भाग है हमारा, सबसे पहला भाग है हमारा उत्तरी पर्वतीय मैदान। दूसरा है विशाल मैदान। तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा मरुस्थलीय प्रदेश। और 5वां समुद्र तटीय मैदान है। भौतिक संरचना तथा धरातल स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है हमारा उत्तरी पर्वतीय मैदान। दूसरा विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा मरुस्थलीय प्रदेश। और 5वां जो है समुद्र तटीय मैदान। है। ये भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र था। भूवैज्ञानिक है, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि जहाँ आज हिमालय पहाड़ अवस्थित है वहाँ टिथिस नामक एक उथला
समुद्र था। ये हमारे भूवैज्ञानिकों के अनुसार कहा जा रहा है। हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकीय है। विवर्तनिकी है। हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकीय है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। कहा जा रहा है कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल की तरह एवं तिब्बत की ओर जो दिखाई दे रहा है वो अवतल की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है वो 5 टाइप से किया गया है। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है वो हमें 5 टाइप से किया गया है। उसमें पहला भाग जो है हमारा पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय जो है 560 किलोमीटर। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर और सतलुज नदियों के मध्य तक है। पंजाब हिमालय का जो विस्तार किया गया है वो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदियों के मध्य है। उसकी जो दूरी है वह हमारा 560 किलोमीटर 560 किलोमीटर तक इसकी दूरी है। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार किया गया है वो सतलुज से लेकर काली नदियों की मध्य तक किया गया। कुमायूं हिमालय की जो विस्तार किया गया है वो सतलुज नदी से लेकर काली नदियों के बीच तक किया गया और इसकी जो दूरी है वो 320 किलोमीटर तक की दूरी है। इसकी जो दूरी है वो 320 किलोमीटर तक की दूरी है। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली से लेकर तीस्ता नदियों के बीच तक है। काली से लेकर तीस्ता नदियों के मध्य तक नेपाल हिमालय का विस्तार है और इसका जो विस्तार किया गया उसका लंबाई जो है 800 किलोमीटर तक है। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता से लेकर दिहांग नदियों के मध्य है। हिमालय का जो विस्तार है असम हिमालय का विस्तार वो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदियों के मध्य तक है और ये 720 किलोमीटर तक इसका विस्तार किया गया है। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्रों को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला हमें बांटा गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र। जिसमें पहला हमें बांटा गया है वो है पहला हमें ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसमें K2 जिसे कंचनजंगा या गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कंचनजंगा यानी कि गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है और इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है ये 8611 मीटर है। ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है हिमाद्री पर्वत। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय जिसे कहा जाता है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय इसका विवरण हम लोग देखते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है वो नेपाल में पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट व नामचा बड़वा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय जिसे बोलते हैं उस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी की पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है 6000 मीटर तक है।
6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जो नेपाल में पाई जाती है, इस पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। और इस पर्वत श्रेणी में कंचनजंगा, नामचा बड़वा, उसके बाद नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर पाए जाते हैं। बृहद हिमालय को हम लोग लघु हिमालय के नाम से भी जाने बृहद हिमालय को लघु हिमालय सा सेंट्रल में थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय से सेंट्रल में थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तीसरा जो है हमारा हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय श्रेणी। इस श्रेणी में मध्य हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय जो है, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद या लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटी मिलती है। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य में कौन कौन सी घाटी मिलती है? तो वो मिलती है कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटी मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में इसे वुग्याल या प्यार कहा जाता है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीरी घाटी में मर्ग कहा जाता है, या गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम से जाने जाते हैं ये कश्मीरी घाटी में। तथा उत्तराखंड में ये वुग्याल या प्यार के नाम से जाने जाते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, दूसरी दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, उसके बाद दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही पाई जाती है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि जो है ये लघु हिमालय में ही पाई जाती है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय से शिवालिक अलग होती है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ही ये लघु हिमालय से अलग होती है। अगला जो है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय जिसे बोलते हैं। ये रहा हमारा बाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। यह जो हिमालय का जो है ये नया भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं। जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम इन्हें दून या द्वार कहते हैं। पश्चिम में इसे दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई भी कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को हम लोग तराई कहते हैं। शिवालिक का दूसरा नाम जो है निम्न या बाह्य हिमालय है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कई सारी पठारियां हैं, जैसे में काठमांडू घाटी, और पश्चिम में इसे दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को हम लोग तराई भी कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में।
आरावली की जो पहाड़ियाँ है वो है राजस्थान में। आरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। आरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में पाई जाती है, जो सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। आरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू है, उस पर माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। 1722 मीटर। आरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। आरावली की पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रन में गायब हो जाती है। आरावली की पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। आरावली के पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। आरावली जो है राजस्थान की पहाड़ियों में पाई जाती है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू, उस पर जो स्थित है उसे हम लोग गुरु शिखर कहते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। आरावली की पश्चिम की ओर से आरावली जो पर्वत है उसके पश्चिम भाग से माही नदी और एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रन में गायब हो जाती है। आरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। आरावली के पूर्व की ओर बनास की नदी निकलती है। नोट में लिखा हुआ है वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे हम लोग द रिवर ऑफ इम्फेमरल कहते हैं। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे हम लोग द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहते हैं। मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में। मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो मालवा का पठार किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। उसके बाद यह ज्वालामुखी जो है चट्टानों का बना हुआ है और इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। उसके बाद है विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार जो है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। विंध्याचल का पठार जो है जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और ये 3 राज्यों में पाए जाते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है और ये परतदार चट्टानों का बना हुआ है। और विंध्याचल पर्वतमाला जो है भारत को उत्तर से दक्षिण भाग में अलग करता है। उत्तर भाग को दक्षिण भाग से अलग करता है। उसके बाद है मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर जो है वो है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर जो है वो है अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 1036 मीटर। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लैक पर्वत है।
ये अमरकंटक जो है पुरानी चट्टानों का बना हुआ है, पुरानी चट्टानों का बना हुआ है और इसे हम लोग ब्लैक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसकी पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है नर्मदा नदी, और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से, उत्तर की ओर से निकलती है सोन नदी और दक्षिण की तरफ से निकलती है हमारी महानदी। दक्षिण की ओर से निकलती है वो है महानदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला जो है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है ये रांची में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है रांची में समय प्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ खनिज भंडारण की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न जगह है। छोटा नागपुर को भारत में रूर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और छोटा नागपुर पठार जो स्थित है वो झारखंड में स्थित है, झारखंड रांची में स्थित है, जहाँ खनिज की भंडार है और ये खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न राज्य है। सतपुरा की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सतपुरा की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। धूपगढ़ी पर्वत सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी चोटी है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुरा की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है। इसकी पूर्व हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है हमारी ताप्ती नदी। अगला है पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। कहने का मतलब कि पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1200 मीटर और पश्चिमी घाट उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश से गिर की पहाड़ी में मिलती है। यहाँ पे एशियाई सिंह के लिए भी ये विख्यात है। पश्चिमी घाट जो है ये यहाँ एशियाई सिंह के लिए भी विख्यात है। अगला है हम लोग पढ़ना पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में हमें पढ़ना है। अगला पश्चिमी घाट के दर्रे, तो थाल घाट दर्रा की जो ऊंचाई है वो 580 मीटर है। ये नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क भाग है। नासिक और मुंबई का संपर्क भाग कौन सा है? तो थाल घाट दर्रा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 580 मीटर। भोर घाट दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 520 मीटर, ये मुंबई से लेके पुणे के बीच का संपर्क भाग है। भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई से लेके पुणे के बीच के संपर्क भाग है और थाल घाट दर्रा जो है वो नासिक से लेके मुंबई के बीच के संपर्क भाग है।
थालघाट दर्रा की जो ऊंचाई है वह है 580 मीटर। भोरघाट दर्रा की जो ऊंचाई है वो है 520 मीटर। पालघाट दर्रा की ऊंचाई जो है 530 मीटर है। पालघाट दर्रा की जो ऊंचाई है वो 530 मीटर है। ये कोयम्बटूर एवं कोच्चि के बीच का संपर्क है। पालघाट दर्रा जिसकी ऊंचाई जो है 530 मीटर है, ये कोयम्बटूर से लेके चीन के बीच का संपर्क है। कोचीन के बीच का, ये कोयम्बटूर से लेके कोचीन के बीच के संपर्क भाग है। सीनकोट दर्रा जिसकी ऊंचाई 280 मीटर है, जिसकी ऊंचाई जो है 280 मीटर है, ये त्रिवेंद्रम से मदुरई के बीच का संपर्क है। सीनकोट दर्रा जो है 280 मीटर का है, ये त्रिवेंद्रम से लेके मदुरई के बीच का संपर्क भाग है। और उसके बाद है दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है? तो दक्कन का पठार जो पाया जाता है वो पाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा झारखंड, रांची में। उसी तरीक़े से दक्कन का जो पठार है वो पाया जाता है हमारा महाराष्ट्र राज्य में। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का जो पठार है यह ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कालसुबाई है। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख ऊंची चोटी है जहां से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। यहाँ ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र और इसके पश्चिम हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी भी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कालसुबाई है। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख चोटी है जहां से कृष्णा नदी निकलती है। और इस पठार के पूर्वी भाग को हम लोग विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक में पाया जाता है। धारवाड़ का जो पठार है वो कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की भी पहाड़ी है। धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मिलती है। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, जिसे हम लोग ब्लैक पर्वत कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर की है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? वो तमिलनाडु में पाई जाती है, जो एक ब्लॉक पर्वत है।
यह मुख्यतः चारनों काइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग ऊंची चोटी है, ये उटक मंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। इसी के साथ इस लेक्चर का हम लोग द एंड करते हैं। ठीक है, द एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथ ही इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो का मैं द एंड करता हूँ।